क्या कभी सफर करते वक्त आपको ऐसा लगा है कि आप अकेले नहीं हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम दो ऐसी खौफनाक लोक कथाओं की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे उन मूल स्रोतों से ली गई हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे एक आम सी यात्रा पल भर में एक भयानक सपने में बदल सकती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या रात के घने अंधेरे में अनजान रास्तों पर सफर करना वाकई सुरक्षित है? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है ना? हमारी आज की स्रोत सामग्री बिल्कुल इसी बात पर केंद्रित है कि अगर ऐसे किसी सफर में कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो उसके परिणाम कितने खौफनाक हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से। एक ऐसा सफर जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, पर असल में ऐसा था नहीं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है भागलपुर एक्सप्रेस में। हमारी मुख्य यात्री रागिनी अपने माता पिता के साथ अपने पुश्तैनी गांव सीतापुर से बस 40 किलोमीटर दूर है। माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आमतौर पर ट्रेनों में होता है। चाय, पानी और तिरंगा पान मसाला बेचने वालों का भारी शोर, सब कुछ एकदम सामान्य। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और रागिनी का पसंदीदा सफेद दुपट्टा खिड़की से बाहर उड़ जाता है। अब सुनने में ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे धीरे धीरे तनाव बढ़ता है। रागिनी अपने घर लौट आती है। पहले कदम में उसके हाथ से उसका फोन छिटक कर बेडरूम में गिर जाता है, पर जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, दूसरे कदम में उसे अपना वही खोया हुआ सफेद दुपट्टा अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है। जरा सोचिए, जो दुपट्टा चलती ट्रेन से कोसों दूर उड़ गया था, वो एक बंद कमरे में आखिर कैसे आ सकता है? और फिर आता है तीसरा कदम, जब वो बेहद उलझन में अपने कमरे के आईने में देखती है। आईने में देखते ही रागिनी को अपना चेहरा नहीं बल्कि एक रूह कपा देने वाली आत्मा नजर आती है। चमकती हुई लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और एक भयानक मुस्कान जो सीधा उसे ही घूर रही थी। ये मंजर इतना अचानक और डरावना था कि रागिनी उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां मनोवैज्ञानिक डर और एक दर्दनाक अतीत आपस में टकराते हैं। स्रोत सामग्री में सबसे खौफनाक चीज ये दृश्य है जो दिखाता है कि वो आत्मा कितनी हिंसक हो सकती थी। रात के ठीक 12 बज चुके हैं। अचानक रागिनी का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ जाता है और वो एक चुड़ैल की तरह अपने दांत पीसने लगती है। वो पूरी तरह से किसी और के कब्जे में थी। वो एक चाकू उठाती है और सीधा अपने सो रहे पिता राजेंद्र की ओर बढ़ती है। आत्मा का मुख्य लक्ष्य सिर्फ उसके पिता है, पर आखिरी पल में रागिनी की माँ वहां आ जाती है। वो घबराकर अपनी बेटी को काबू में करने के लिए उसे 2 थप्पड़ मारती हैं और चाकू दूर फेंक देती हैं। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब रागिनी की माँ पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो जवाब देती है, मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ। याद आया कुछ? ये एक ऐसी लाइन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि ये कोई अनजान भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि ये राजेंद्र बाबू का वो अतीत था जिसे उन्होंने कहीं बहुत गहराई में दफना दिया था। तो आखिर वहाँ हुआ क्या था? चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। कॉलेज के दिनों में राजेंद्र और सुरेखा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, पर फाइनल ईयर आते आते समाज और जाति के बंधनों ने उन्हें अलग करने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने भागने का फैसला किया और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई जाने की योजना बनाई। उस रात सुरेखा सीतापुर स्टेशन पर पूरी रात इंतजार करती रही, लेकिन राजेंद्र कभी नहीं आया। उस एक टूटे हुए वादे ने इस बदला लेने वाली आत्मा को जन्म दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें समझना होगा। एक तरफ था सुरेखा का नजरिया, वो ये मानते हुए मर गई कि राजेंद्र एक धोखेबाज था जिसने किसी और से शादी करने के लिए उसे स्टेशन पे अकेला छोड़ दिया। पर सच्चाई का दूसरा पहलू कुछ और ही था। असल में राजेंद्र का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका पैर टूट गया था और उसके परिवार वालों ने सुरेखा से ये सच्चाई छिपा ली थी। यानी राजेंद्र वास्तव में वो खलनायक नहीं था जो सुरेखा उसे समझ रही थी। इस पूरी सच्चाई को जानने के बाद रागिनी की माँ अपने परिवार की जान बख्शने की भीख मांगती है। अब लोक कथाओं के हिसाब से किसी आत्मा को शांति दिलाने के कुछ खास नियम होते हैं। पहला कदम, पूजा घर से पवित्र गंगा जल लेकर आना। दूसरा कदम, उस पवित्र जल को उस पीड़ित लड़की के ऊपर छिड़कना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उस शापित सफेद दुपट्टे को जलाकर राख कर देना, ताकि उस आत्मा को इस दुनिया के बंधन से हमेशा के लिए आजादी मिल सके। और ऐसा ही करने पर आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है।
अब एक शापित वस्तु की कहानी से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो खुद अपने आप में शापित है, एक खौफनाक जंगल का सफर। अपनी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। जतिन, जो एक 45 साल का ट्रक ड्राइवर है, अपने हेल्पर छोटू के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल रहा है। ट्रक के पिछले हिस्से में जानवर लदे हुए हैं। वे दोपहर के ठीक 1:01 पर गाजियाबाद से निकलते हैं। दिन के उजाले में शुरू हुआ यह एक बहुत ही आम सा व्यापारिक सफर लग रहा था। लेकिन कहानी में सस्पेंस तब शुरू होता है जब रास्ते में छोटू ट्रक के पिछले हिस्से की जांच करने जाता है। उसे वहां एक रहस्यमयी आदमी मिलता है जो सिर से पैर तक के कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ है और सो रहा है। बिना किसी को बताए चलती गाड़ी में एक अनजान आदमी वहां कैसे पहुंच गया? यह खोज ही आगे आने वाले खतरे की पहली घंटी थी। जब छोटू और जतिन उस व्यक्ति से पूछते हैं कि वो कौन है, तो उसकी आवाज सुनकर ही डर लगता है। वो एक बहुत ही भारी और कर्कश आवाज में कहता है, मुझे जहां उतरना होगा मैं बता दूंगा, मुझे सोने दो, मैं बीमार हूँ। ये एक लाइन उन दोनों ड्राइवरों को एक झूठी तसल्ली दे देती है कि शायद वो सिर्फ एक बीमार और लाचार इंसान है। अब देखिए रात कैसे अपना खौफनाक रूप लेती है। रात 10 बजे जब वे खाना खाने के लिए रुकते हैं तो वो यात्री बिल्कुल शांत रहता है, बाहर तक नहीं आता। फिर रात के 2 बजे उनका ट्रक एक घने और अंधेरे जंगल के रास्ते में प्रवेश करता है और उसके ठीक आधे घंटे बाद 2:30 बजे ट्रक के पीछे से अजीब सी आवाजें आनी शुरू होती हैं, जैसे कोई मांस फाड़ रहा हो और जानवर दर्द से तड़पकर चीख रहे हों। तो इस डरावनी रात का अंत कैसा होता है? अब वक्त था इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ का। जब वे कैबिन की खिड़की से पीछे झांक कर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वहां कोई इंसान था ही नहीं, वहां एक खूंखार राक्षस था जिसका आधा शरीर हड्डियों का ढांचा था और आधे पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे, और वो उनके ट्रक में मौजूद जानवरों को जिंदा खा रहा था। ये दृश्य ही अपने आप में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। डर का ये मंजर यही नहीं रुकता। अचानक खिड़की के पीछे से एक हड्डियों वाला हाथ अंदर आता है जिसके नाखूनों से खून टपक रहा था, और वो बहुत ही बेरहमी से छोटू की गर्दन पकड़ लेता है। वो भयानक जीव उनसे तुरंत गाड़ी रोकने की मांग करने लगता है। इस जानलेवा हमले के बीच जतिन की सूझबूझ ही उन्हें बचाती है। पहले कदम में वो पूरी ताकत से ब्रेक मारता है, फिर वो लाइटर निकालकर गाड़ी साफ करने वाले कपड़े में आग लगा देता है। तीसरे कदम में वो उस जलते हुए कपड़े को सीधा उस राक्षस के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, और अंततः जतिन ट्रक से बाहर खाली सड़क पर भागता है। लेकिन डर और सदमे के कारण वो वही बेहोश होकर गिर जाता है। उसने किसी तरह उन दोनों की जान तो बचा ली थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बढ़ते हैं इस लोक कथा के असल दुनिया से जुड़े खौफनाक सच की तरफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ जिंदा बचना ही काफी नहीं होता। शारीरिक रूप से देखें तो जतिन को अस्पताल में 5 दिन लगे अपनी चोटों और थकान से उबरने में, पर मानसिक तौर पर वो पूरी तरह से टूट चुका था। जब वो वापस घर जा रहा था तो उसे फिर से उसी भूत को देखने का मतिभ्रम होता है, जिसकी वजह से एक और दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद जतिन कसम खा लेता है कि वो अपनी जिंदगी में अब कभी ट्रक नहीं चलाएगा। जब स्थानीय गांव वालों को जतिन वहां बेहोश मिलता है तो वे उसे उस रास्ते के श्राप के बारे में बताते हैं। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। इस जंगल के उस हिस्से में ऐसी खौफनाक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ये आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो रात के सबसे अंधेरे पहर में वहां से गुजरते हैं, और इसी वजह से वहां के लोगों ने उस मार्ग पर स्थायी रूप से एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। और आखिर में ये संख्या 4, ये दरअसल उन 4 शापित हंटों को दर्शाती है। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये वो वक्त है जब कोई भी वाहन इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी अनजान सड़क पर यात्रा करने की बात आए, तो क्या कोई वाकई पूरे यकीन से कह सकता है कि वो सफर में बिल्कुल अकेला है? जरा सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।